बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। फ़िज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 40 में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत कि बहुत देर बाद जो है वो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं एक मसले में थोड़ा सा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था और उस वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो लेक्चर लेट अपलोड करने के लिए तहे दिल से माज़रत करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्द जो है वो हम ख़त्म कर लेंगे। जैसे कि आपके 30 से जो है, जो मुझे पता चला अभी तक 30 से जो है वो आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज जो है वो 26 हो चुकी है। तो आज का दिन और उसके बाद जो है वो 3-4 दिन है हमारे पास। तो इंशाल्लाह ये जो पिछले 5 लेक्चर्स रह रहे हैं 40 के अलावा, वो हम बहुत जल्द जो है वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पहली चीज़ तो जो आपने याद रखनी है वो है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास जो एक्स प्राइम है वो किसके इक्वल होता है, गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। और इसी तरह टी प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है गामा इंटू टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हमने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, सपोज वी टेक अ स्पेस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, कि हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं और उनके दरमियान जो स्पेस इंटरवल है वो डेल्टा एक्स है, जिसकी वैल्यू x1 माइनस x2 है। और इसी तरह एक टाइम इंटरवल है, साफ ज़ाहिर है किसी टाइम पर जो है वो इवेंट्स जो है वो हो रहे होंगे, यानी कि कोई भी वाक़या जो रूनुमा होता है वो किसी जगह पे होता है और किसी टाइम पे होता है। जिस जगह पे हो रहा है वो हमारे पास स्पेस इंटरवल कहलाएगा और जिस टाइम पे हो रहा है वो टाइम इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, तो स्पेस इंटरवल हमारे पास ये आ गया है, टाइम इंटरवल की वैल्यू t1 माइनस t2 है। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसी इवेंट को किसी और फ्रेम में देखूं जिसको मैं एस प्राइम फ्रेम कह रहा हूं, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम दो तरह के फ्रेम्स हैं, यानी कि एक एस फ्रेम, ये इवेंट जो है वो एस फ्रेम में हुआ है, और अगर मैं इसी इवेंट को एक दूसरे फ्रेम एस प्राइम में देखूं तो वहां पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो क्या होंगी। तो दीज इंटरवल्स विल बी सीन इन एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, कि एस प्राइम फ्रेम के अंदर की जो वैल्यूज होंगी वो डेल्टा टी प्राइम विच इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, और इसी तरह जो एक्स प्राइम की वैल्यू है, सॉरी डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू है वो है गामा इंटू डेल्टा एक्स माइनस वी टी के इक्वल है, वी डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब हमने दो केसेस ले लिए हैं। नाउ कंसीडर टू पर्टिकुलर केसेस। नंबर 1, पहला ये है कि हमारे पास सपोज ये जो दो इवेंट्स हो रहे हैं, टू इवेंट्स अकर एट सेम प्लेस, एक ही प्लेस पर एक ही जगह जो है वो हो रहे हैं, सो डेल्टा एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। बट टाइम डिफरेंस है, लेकिन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम है वो क्या है, डिफरेंट है। लेट्स सपोज कि एक पहले हुआ है और दूसरा बाद में हुआ, लेकिन जगह एक ही है कि एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट इवेंट्स जो है वो हुए हैं। तो उनके लिए डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि टाइम डिफरेंट है दोनों के लिए, जबकि जगह एक ही है, क्योंकि इसी एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट इवेंट्स जो है वो हुए हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि एक पहले हुआ है, दूसरा बाद में हुआ है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा एक्स प्राइम ये ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो हमारे पास ये बन जाएगा गामा इंटू 0 माइनस वी डेल्टा टी। ठीक है, और इसी तरह दूसरा केस जो हमारे पास है, सपोज टू इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम। अब टाइम जो है वो सेम है बट एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन जो जगह है, जो वाकया रूनुमा हुआ है वो किसी और जगह पर हुआ है। वाकया एक ही जैसा है, एक ही टाइम पर दो मुख्तलिफ, यानी कि टाइम एक ही था। मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज 3:15 पर एक वाकया यहाँ पे हुआ है और एक वाकया यहाँ पे हुआ है। अब टाइम सबके लिए सेम है लेकिन जगह जो है वो डिफरेंट है। और पहले क्या था कि वाकया एक ही जगह पे, ये दोनों इवेंट्स जो है वो एक ही जगह पे हुए हैं बट टाइम डिफरेंट था। एक 3:15 पे हुआ है, लेट्स सपोज दूसरा जो है वो 3:16 पे हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी कि जब हमारे पास टाइम सेम है, यानी कि हमारे पास जो है वो सेम टाइम पर हुआ है, तो डेल्टा टी डेफिनेटली यानी कि चेंज नहीं हो रहा, तो वो 0 है। और इसी तरह प्लेस जो है वो हमारे पास चेंज हो रही है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक इवेंट यहाँ पे हुआ है, एक इवेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास टी विच इज़ इक्वल टू गामा, अब यहाँ पे जस्ट आपने जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं। डेल्टा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की जो कि 0 होगी, वी ओवर सी स्क्वायर माइनस 0 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास जो है वो आ गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। बस आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली चीज़, दो इक्वेशंस बेसिकली आपने याद रखनी है। एक ये आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स प्राइम विच इज़ इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, और दूसरी ये टी प्राइम विच इज़ इक्वल टू गामा इंटू टी इन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मैं ले रहा हूँ और इन इक्वेशन से मैं आपको ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपके इस पार्ट नंबर 2 के अंदर भी यही कुछ जो है वो किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पॉइंट नंबर 2 एक्स प्राइम की वैल्यू दी हुई है, एक्स डैश की वैल्यू दी है, जो कि हमारे पास वही ऊपर वाली जो इक्वेशन है वही मैंने लिख दी है यहाँ पे, और यहाँ पे टी प्राइम की वैल्यू भी दी हुई है और इसकी इक्वेशन भी मैंने लिख दी है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे एक्स है तो डी एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यानी कि थोड़ी वैल्यू जो है वो हम इसकी ले रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो चेंज हो जाएगी। किस तरह से? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास चेंज होगी, डी एक्स प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा आर डी एक्स, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, जहाँ पे एक्स प्राइम था वो डी एक्स प्राइम हो जाएगा, और इसी तरह जहाँ पे टी था वो हमारे पास डी टी जो है वो बन जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन गई है। सिमिलरली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो ये डी टी प्राइम हो जाएगा, गामा वैसे का वैसे डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर वैसे का वैसे, चूँकि ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है, और उसके बाद ये हमारे पास x जो है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर हमने यहाँ पे वेलोसिटी को और यहाँ पे c को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि बेसिकली हम दो चीज़ों को देख रहे हैं, और वो कौन कौन सी हैं? टाइम इंटरवल और स्पेस इंटरवल। तो बेसिकली वही चेंज हो रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को हम मद्देनज़र रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो इक्वेशंस तो आपके पास आ चुकी हैं। इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है वो बना ली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो वो किसके इक्वल होता है? आम तौर पर हम उसके लिए v वेलोसिटी के लिए v का साइन जो है वो हम इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमने v की बजाय क्या इस्तेमाल करना है? u इस्तेमाल करना है। ठीक है, v की बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? u जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है, जिसको हमने यहाँ पे u से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो v इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हम दोबारा से v इस्तेमाल नहीं करेंगे, u इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे dx की बजाय d प्राइम x कर दूँ और dt की बजाय dt प्राइम कर दूँ, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो भी u प्राइम हो जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन u एंड u प्राइम? u प्राइम बेसिकली वेलोसिटी है इन s फ्रेम, जबकि जो u जो हमारे पास वेलोसिटी है वो s फ्रेम के अंदर है, जबकि जो u प्राइम वेलोसिटी है वो s प्राइम जो है वो फ्रेम के अंदर है। क्लियर होगी बात? अच्छा सॉरी, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लूँ और इस इक्वेशन के मुताबिक मेरे पास dx प्राइम ओवर dt प्राइम है, तो अगर हम गौर से देखें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, तो हमारे पास dx प्राइम की वैल्यू भी है और dt प्राइम की वैल्यू भी है। तो मैं यहाँ पे u प्राइम विच इज़ इक्वल टू dx प्राइम डिवाइडेड बाई dt प्राइम, तो यहाँ पे मैं dx प्राइम की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे dt प्राइम की वैल्यू लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से गामा और गामा आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे dx माइनस वी डी टी, यहाँ पे dt माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? इसको बड़ा सिंपल सा स्टेप एक करना है कि आपने जो नॉमिनेटर है उसको भी dt पर डिवाइड कर देना है, हर एक टर्म को dt पर डिवाइड कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है उसकी भी हर एक टर्म को dt पर डिवाइड कर देना है। अब आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि सर आपने ये v ओवर सी स्क्वायर के साथ डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि बेसिकली ये सारी की सारी एक ही टर्म है, तो इसको मैंने dx डिवाइडेड बाई dt जो है वो कर दिया। ये dt से कैंसिल हो जाएगा और dx ओवर dt वैसे का वैसे, यहाँ पे भी dt से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ज़रा देखें, तो ये हमारे पास dx ओवर dt वैसे का वैसे माइनस यहाँ पे जस्ट v बचा हुआ है, और ये v एज इट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस ही था दरमियान में, पहले भी माइनस का ही साइन था। तो यहाँ पे हमारे पास dt कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पे हमारे पास
डी एक्स ओवर डी टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये डी एक्स ओवर डी टी दरअसल हमने किसके इक्वल लिया था, डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास यू के इक्वल था, तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये u के इक्वल है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो बेसिकली मैं ये भूल गया था, अगले स्टेप में मैंने यही कुछ करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे v ओवर सी स्क्वायर, और ये सारा सिंप्लीफाई किया तो इसकी जगह भी हमारे पास u आ गया, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस, आपकी बुक में दिया हुआ है यू वी ओवर सी स्क्वायर, लेकिन मैंने यहाँ पे वी यू लिख दिया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आप समझ लें, ठीक है। तो ये अजराई मजाक कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अच्छा गौर करें, ये हमारे पास u प्राइम की वैल्यू आई है जो कि किसके इक्वल है, u माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप u की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास u है, यहाँ पे भी u है, इसकी जगह आपके पास u प्राइम आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं। ये फ़िलहाल मैंने ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड किया है। अगर आप u की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, गौर से देखें ज़रा, अगर आप ये u की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे u प्राइम और u प्राइम आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे चूँकि साइन भी चेंज होंगे तो ये प्लस और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या कहता है कि आपने नोट करना है कि लेट्स सपोज आपके पास जो है ये ऊपर वाले रिजल्ट्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे कुछ थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप सपोज करें कि एक कार है वो मूव कर रही है जिसकी स्पीड जो है वो v है, ठीक है, और चलते चलते वो अपनी हेडलाइट्स को जो है वो ऑन कर लेती है, अपनी हेडलाइट्स को ऑन करती है, और एक ऑब्जर्वर खड़ा है ज़मीन पर, ठीक है, और जो ज़मीन पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या नज़र आएगी, यानी कि जो एक गाड़ी के ऊपर जो है वो लाइट लगी हुई है और गाड़ी v वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, लेकिन एक ऑब्जर्वर जो कि ज़मीन पर खड़ा है उसको क्या, उसकी स्पीड कितनी नज़र आएगी। अगर हम गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से देखें तो उसे जो नज़र आएगी स्पीड वो होगी v प्लस सी। v क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ द कार की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो प्लस जितनी स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो लाइट मूव करेगी उसके इक्वल। लेकिन ये जवाब गलत है। अब सवाल पैदा होता है क्यों गलत है। बेसिकली बच्चों याद रखिएगा, हम c को क्या कहते हैं जी, एक कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। अच्छा इसमें याद रखिएगा कि अगर दो चीज़ें, लेट्स सपोज एक चीज़ यहाँ से आ रही है, एक चीज़ यहाँ से आ रही है, वो आपस में एक दूसरे के जैसे जैसे करीब आ रही हैं तो इन दोनों की वेलोसिटीज़ रिलेटिवली चेंज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक तरफ से लाइट जा रही है, दूसरी तरफ से कोई भी चीज़ आ रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो दूसरी बॉडी है वो जितनी मर्जी स्पीड से आ रही हो लेकिन वो c के कंपेरेबल नहीं होगी, लिहाजा c के लिहाज से हम इसको 0 ही मानेंगे। तो जो हमारे पास c की वैल्यू होगी दरअसल वही होगी, क्योंकि उसके लिहाज से इसकी कितनी होगी, लेट्स सपोज 200 400 500 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारे पास c है, c की वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अंदाज़ा लगा लें इसकी कितनी जो है वो स्पीड बन रही है। तो इसके लिहाज से इसकी वैल्यू अगर 50 60 100 200 है भी तो वो सारी जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगी, जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यही वजह है कि जो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे वो देखें लिख भी रहा है कि u प्राइम विच इज़ इक्वल टू c। c के इक्वल क्यों है, ऑब्जर्वर के लिहाज से, यानी कि दूसरे फ्रेम के लिहाज से। एक फ्रेम हमारा कार है, दूसरा फ्रेम है ज़मीन पर खड़ा हुआ वो शख्स, ठीक है, वो ज़मीन जहाँ पे वो शख्स खड़ा है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके लिए जो u प्राइम वेलोसिटी होगी वो दरअसल c के ही इक्वल होगी, क्योंकि c इज़ एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। बाकी आप इस टॉपिक को थोड़ा सा जो है वो देख लीजिएगा, मेन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करने से पहले इसमें ये कुछ डेरिवेशन दी हुई है, ये मैं प्रॉपरली आपको खुद करवाऊंगा। उससे पहले आपने एक चीज़ देखनी है जी, वो क्या है जी, हमारे पास वो है हमारे पास इनवेरिएंट इंटरवल, ठीक है, ANT, ये मैंने मिस्टेक कर दी। इनवेरिएंट इंटरवल क्या होता है जी। अब यहाँ पे पहले उसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे भी यही डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट इनवेरिएंट इंटरवल है, ठीक है, इनवेरिएंट यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी है। अच्छा जी, खैर, तो एक ऐसा इंडिपेंडेंट इनवेरिएंट इंटरवल जिसकी वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ विच डू नॉट चेंज व्हेन ऑब्जर्वर
व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटरवल है जिसकी वैल्यू दो डिफरेंट फ्रेम्स में, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम में सेम रहे, उस इंटरवल को हम क्या नाम देते हैं? इनवेरिएंट इंटरवल का नाम देते हैं। अब हम इसकी जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये इनवेरिएंट इंटरवल की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, और इसकी कुछ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो देखते हैं जी। अगर एस फ्रेम के लिहाज से हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होगी आई विच इज़ इक्वल टू सी टी होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैंने इसको दे दिया है। और अगर एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से मैं इसको देखूँ तो आई प्राइम विच इज़ इक्वल टू सी डेल्टा टी प्राइम होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स प्राइम होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो दे दिया। अब मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे मैं लिखता हूँ जी, पुट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा टी प्राइम एंड डेल्टा एक्स प्राइम इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने डेल्टा एक्स प्राइम और डेल्टा टी प्राइम की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। कहाँ से पुट करनी है? जो ऑलरेडी हमने जो है वो पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो है वो डिस्कस की हैं। पॉइंट 1 में भी थी, पॉइंट 2 के अंदर भी थी। अब मैं जस्ट वैल्यूज को जो है वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये है, आई प्राइम विच इज इक्वल टू सी डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये वैसे का वैसे आई प्राइम, और यहाँ पे सी डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू। अब यहाँ पे सी तो वैसे का वैसा है, और जो डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू है वो है गामा इंटू डेल्टा टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और होल का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह डेल्टा एक्स की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट करनी है, वो कि गामा, वो किसके इक्वल है? गामा इंटू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी, और ये होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप स्क्वायर देंगे तो ये गामा का भी स्क्वायर हो जाएगा, सी का भी स्क्वायर, क्योंकि ये सारे का स्क्वायर है। होल मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद जो है ये स्क्वायर लगाया हुआ है, तो ये सी स्क्वायर गामा स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद डेल्टा टी और वी ओवर सी स्क्वायर डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर, और यहाँ पे भी सिंपली हमने दोनों को इंडिविजुअली जो है वो स्क्वायर दे दिया। अच्छा, अब इसकी सारी कैलकुलेशन जो है वो मैंने की हुई है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये सामने मैं आपके दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये रफ पे मैंने जो है वो कैलकुलेशंस की थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको 1 बाय 1 जो है वो दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लें, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद फाइनली हमने यहाँ तक जो है वो इसको कैलकुलेट की है, और इसके बाद ये सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको समझाने के लिए की हैं, और इसके बाद फाइनली आपकी बुक वालों ने जो है वो जो फाइनल रिजल्ट निकाला है, अब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद यही हमारे पास लास्ट स्टेप था। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये जस्ट वैल्यू आ गई है। अब गौर से देखें तो ये हमारे पास आई प्राइम की वैल्यू आ रही थी, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये किसके इक्वल आ गई है? आई की वैल्यू आ गई है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये एक ऐसा इंटरवल है जो कि डिपेंड नहीं करता। एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम में इसकी वैल्यू जो है वो दोनों के लिहाज से सेम ही रहती है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है किसके जी? फ्रेम्स के, एस या फिर एस प्राइम फ्रेम्स के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने जस्ट इनको देख लेना है। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर इनवेरिएंट इंटरवल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इंटरवल जो है वो टाइम लाइक इंटरवल है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू आई विच इज़ लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, तो हम इसको कहेंगे ये स्पेस लाइक इंटरवल है। ठीक है, सो देन वी कॉल द इंटरवल स्पेस लाइक। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, आई की वैल्यू यानी कि हमारे पास जो इनवेरिएंट इंटरवल की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि ये इंटरवल लाइट लाइक है, क्योंकि हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं। एक हमारे पास लाइट है, ठीक है, दूसरा हमारे पास टाइम इंटरवल है, तीसरा हमारे पास जो है वो स्पेस इंटरवल है। तो अगर हमारे पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये टाइम लाइक होगा, लेस देन 0 है तो स्पेस लाइक होगा, और अगर इक्वल टू 0 है तो ये लाइट लाइक होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये जो पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 है, टोटली थ्योरी दी हुई है, आप लोगों ने जस्ट इसको रीड कर लेना है, इसको जो है वो मज़ीद टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये आप दोनों पॉइंट जो है वो रीड कर लीजिएगा, और उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। इसको भी मैंने जो है वो अलग से जो है वो एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ ये देखना है कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने डॉपलर इफ़ेक्ट जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और अभी भी जो है वो इसी जो आपका पहले जो मिड टर्म हुआ है वहाँ पे भी जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट था साउंड वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अब डॉपलर इफ़ेक्ट है क्या, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि लेट्स सपोज कि
एक यहाँ पे एक स्पीकर है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पीकर है, ठीक है, वहाँ से जो है ना वो साउंड निकल रही है, और एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे जो उस साउंड को जो है वो सुन रहा है, ठीक है। वो जितना इसके करीब आता जाएगा उसके लिए ये साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो मुसलसल बढ़ती चली जाएगी, और अगर ये इससे दूर होता चला जाएगा, यानी कि अगर ये इसके करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और अगर ये इससे दूर जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको जो है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो ये बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सारी कैलकुलेशंस जो है ये भी सिंपल सा है, ये थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, और अभी आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये सारी मैंने सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको दे दी हैं। अब आप इसको खुद से जो है वो देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा जो है वो सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख लें और उसके बाद जो है उम्मीद है ये क्लियर हो जाएगा। अभी आपने जो है वो वीडियो को पॉज कर लेना है, और वीडियो को पॉज करने के बाद जो है वो आपने ये सारी जो है वो देख लेनी है कि किस तरह से मैंने कैसे कैसे स्टेप्स जो है वो किए हुए हैं। ठीक हो गया जी। तो अभी अब जो है वो हम नेक्स्ट पॉइंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 के अंदर बेसिकली हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम किस तरह से रिलेटिविटी के साथ जो है वो चेंज होता है। दो बातें बच्चे मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं वो मूव करती हुई आती हैं और एक पॉइंट पे आके वो टकराती हैं, और टकराने से पहले और टकराने के बाद ये हमारे पास ए केस बन रहा है, ये बी केस बन रहा है, तो सी हमारे पास ये टकराने के बाद यहाँ पे कोलिजन इनकी हो चुकी है, ठीक है। कोलिजन होने के बाद अब जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी दोबारा से, तो इनका टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक। लेकिन कब? जब ये एक ऑर्डिनरी स्पीड के साथ, एक नॉर्मल स्पीड के साथ जो है वो मूव करती हुई आती हैं, ठीक है। लेकिन रिलेटिविटी में ऐसा नहीं होता। रिलेटिविटी जो थ्योरी है इस केस के अंदर, अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल स्पीड के साथ अगर कोई बॉडी मूव करती हुई आती है, तो उसका जो मोमेंटम है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम नहीं रहता। अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है। मोमेंटम P विच इज इक्वल टू एम यू या एम वी हमारे पास, अभी तक हम एम वी पढ़ते हैं, यहाँ पे हम यू लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब बाय डेफिनेशन देखें तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारे पास मोमेंटम जो है वो होगा। फर्ज कर लें सबसे पहले हमारे पास कि बिफोर कोलिजन हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। एक का हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यू ए है और दूसरी की हमारे पास यू बी है। बिफोर कोलिजन जब वो टकराएंगी, टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, यू सी और यू डी जो है वो उनकी वेलोसिटीज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें सिंपली, तो हमारे पास जो मोमेंटम की, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये क्या बन जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी विच इज इक्वल टू एम सी यू सी प्लस एम डी यू डी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली लिखा हुआ है कि हमारे पास टकराने से पहले दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम और टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम जो है वो आपस में कंजर्व है, ठीक है। अब वहाँ पे वो और एक बात बता रहा है कि मैस इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड, यानी कि मैस भी कंजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगा है, या मतलब कि ऑर्डिनरी हमारे पास स्पीड के लिए ये बेसिकली केस है कि हमारे पास मैसेज जो है वो भी कंजर्व रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जब बॉडी स्टॉप हुई थी उस वक्त उसका मैस कुछ था, जब वो आके जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसका मैस जो है वो कुछ और हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे पास मैस भी कंजर्व्ड है, एम ए प्लस एम बी विच इज इक्वल टू एम सी प्लस एम डी, ठीक है। नाउ सपोज वी विश टू ऑब्जर्व द कोलिजन फ्रॉम फ्रेम एस प्राइम, ठीक है, मूविंग एट स्पीड वी, ठीक है। कि अब हम जो है वो एस प्राइम फ्रेम के अंदर जो है वो देखना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर जो बॉडी वो मूव कर रही है वो स्पीड वी के साथ जो है वो मूव कर रही है। देन फ्रॉम द रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज फार्मूला, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटीज एडिशन फार्मूलाज हैं उनके मुताबिक हमारे पास यू प्राइम, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यू प्राइम की वैल्यू और यू की वैल्यू हमने दोनों डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो यू प्राइम हमारे पास यू माइनस वी ओवर 1 माइनस यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और यू की वैल्यू जो है वो यू प्राइम प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू प्राइम वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर जो है वो दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये u प्राइम और u की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दूं, तो जो हमारे पास जो है वो ये दिया हुआ था m a u a और m b u b m c
UC और MDUD, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो जस्ट वैल्यूज़ जो है वो पुट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो U की वैल्यू आ चुकी है, MUA की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये क्योंकि बिफोर कोलेजन की है। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो UB के लिए फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ पे हमारे पास UA प्राइम था, यहाँ पे UB प्राइम आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास ऊपर UB प्राइम है, यहाँ पे भी UB प्राइम, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर लिया गया है। दिस इज़ क्लियरली नॉट इक्वेशन MAU प्राइम A प्लस MBU प्राइम B विच इज इक्वल टू MCU प्राइम C और प्लस MDU प्राइम D। तो क्या ये आपस में बराबर है? यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशंस ये दोनों आपस में सिमिलर हैं कहीं से? बिल्कुल भी नहीं है। जब ये दोनों इक्वेशंस आपस में सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब पता क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड रिलेटिविस्टिकली। ठीक हो गया। तो ये बात तो साबित हो गई कि अगर कोई बॉडी जो है वो सिंपली स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है, उस केस में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू ओल्डर डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके मुताबिक। लेकिन अब हम जो है वो कुछ नई डेफिनेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं जिसके मुताबिक जो है वो मोमेंटम कंजर्व रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक न्यू डेफिनेशन बनानी है और उस न्यू डेफिनेशन के अंदर दो प्रॉपर्टीज का होना लाजमी है, ठीक है। द न्यू डेफिनेशन मस्ट हैव टू प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया बच्चे। सबसे पहली क्या है जी? एट लो स्पीड्स इट मस्ट रिड्यूस टू ओल्ड वन, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी लो स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारे पास ये डेफिनेशन वैसी ही बन जानी चाहिए जैसे हमारे पास पहले डेफिनेशन थी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि एट ऑल स्पीड्स मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। अगर स्पीड बढ़ा भी दी जाए, अगर स्पीड बढ़ जाए तो हर स्पीड पर एट ऑल स्पीड्स मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये रहना चाहिए, ठीक। अब इसके लिए कुछ भी नहीं, जो न्यू डेफिनेशन है उसमें आपके पास पहली डेफिनेशन जो थी वो क्या थी? वो थी हमारे पास MV या MU। इसके मुताबिक ये लेते हैं कि मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल था? MU के इक्वल था। अब अगर आपने इसको कंजर्व रखना है, अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ बॉडी मूव कर रही है, उसके अप्रोचेबल जो है वो स्पीड से मूव कर रही है, तो आप क्या करेंगे कि जो अब मोमेंटम होगा वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे गामा इंटू MU के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी न्यू डेफिनेशन है। तो ये सिंपल मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चीज का इजाफा हो गया है। पहले था MU, अब यहाँ पे M गामा AU A, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि गामा और गामा जो है इसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसके बाद अगर हम ये गामा की वैल्यू को पुट कर लेंगे और अगर यानी कि हम सिंपली मोमेंटम की बजाय साथ में गामा की वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस करवा दें तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो बॉडीज मूव कर रही हैं उसके लिए भी मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और ये देख लें आप, आपके सामने जो है ये मौजूद है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब लास्ट जो है वो एक टॉपिक है, मैं थोड़ा सा बस आइडिया दूंगा, उसके बाद जो है ये आप खुद कीजिएगा क्योंकि टाइम कम है, मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स भी बनाने हैं। तो अब यहाँ पे अब हम एनर्जी को देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हम v की बजाय u इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे MU² जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जैसे आपने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, इसी तरह से एनर्जी का भी लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर जो है ये ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे पास जो है वो कंसिस्ट करे, कांस्टेंट रहे, लेकिन ये वेरी करेगी, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू dx, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे फोर्स, ये एक चीज़ बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहाँ से आई और उसके बाद सिंपल आप लोगों ने खुद से जो है ये कैलकुलेशंस कर लेनी है। अब देखो बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T, तो वो उस बॉडी पर लगने वाली फोर्स के इक्वल होगा। यानी कि
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ा है आप लोगों ने और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है, और ये आप इसी मिड टर्म में भी जो है, जो आपने मैकेनिक्स जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने ये न्यूटन्स के जब लॉ पढ़े थे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास dp ओवर dt की फॉर्म में जो है वो फोर्स को लिखा गया है और यहाँ पे सिर्फ रीअरेंज कर दिया गया है, dp को सेपरेट कर दिया गया और dx को इधर कर दिया गया है। ये dx ओवर dt जो कि हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी, u dp के फॉर्म में हमारे पास जो है वो आ गई है। उसके बाद ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस की हुई हैं और सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये था हमारे पास एनर्जी के लिए और सिमिलरली हमारे पास ये वर्क के लिए भी किया गया है और ये भी आप लोग खुद से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो एक चीज़ बड़ी आ रही है इंपॉर्टेंट, कि एक पार्टिकल जिसका मैस m है उसकी एनर्जी जो है वो mc² होगी इवन इट इज़ एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पर भी है फिर भी उसकी जो है वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी कुछ ना कुछ जो है वो होगी। दिस इज कॉल्ड इट्स रेस्ट एनर्जी और इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम रेस्ट एनर्जी जो है वो कहते हैं। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है इसलिए मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 40, वो मैंने जितना जल्दी हो सका मैंने कोशिश, मतलब कि जल्दी से मुराद ये नहीं है कि मैंने लेक्चर जल्दी बनाया, कि थोड़े टाइम में जितना जल्दी कवर अप कर सकता था मैंने कर दिया। मोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम जो है वो रिमेनिंग लेक्चर्स 5 लेक्चर्स चूँकि पढ़े हैं और दिन हमारे पास 4 हैं और मैंने 4 भी नहीं बल्कि आज का दिन गुजर चुका है, 3 दिन है और 3 दिन में मैंने ये कवर करवाने हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।